हेलो स्टूडेंट, आई एम इसरार अहमद एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेक। इसके पहले हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था और ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो लेक का पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9th का। तो चलिए देखते हैं लेक क्या होती है और इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ओके, यू मे बी द फैमिलियर विद द वैली ऑफ द कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। आपने वैली ऑफ कश्मीर के बारे में सुना होगा, कश्मीर वैली के बारे में सुना होगा और डल लेक के बारे में सुना होगा। द हाउस बोट एंड शिखर्स, आपने वहाँ पे हाउस बोट्स को भी देखी होंगी, ऐसी नाएं जहाँ पे हाउस पूरे बने होते हैं, घर बने होते हैं छोटे छोटे, विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ द टूरिस्ट एवरी ईयर। जो आपका हज़ारों की संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है। ओके, और आप भी वहाँ पे जाना चाहते होंगे कि आप भी चाहते होंगे कि हम भी वहाँ पे जाएं, और आप भी बहुत ऐसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे लेक होगी सुंदर सुंदर, और वहाँ पे आपने इन सारी चीज़ों को देखा होगा। यू मे हैव विजिट सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर द लेक एंड एंजॉय बोटिंग, और आपने बोटिंग का भी इंजॉयमेंट किया होगा, कैसे बोट पे आप चलते हैं। स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स, और आपने स्विमिंग और उसके बाद अदर वाटर गेम भी खेले होंगे। तो इस वजह से ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्यों ये टूरिस्ट प्लेसेस टूरिस्टर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसेस माना जाता है, और क्यों यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं लेक क्या होती है और लेक का फॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन सी लेक हैं जिनको बारे में हमको पढ़ना है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने एनसीईआरटी के जो स्क्रीनशॉट हैं वहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू नो अबाउट दिस? द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज़ बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो नर्मदा रिवर का जो कंजर्वेशन मिशन था वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। और अब बात करते हैं कि इस स्कीम की इम्पोर्टेंस क्या है। बाय ये स्कीम, तो ये जो डिसीजन था कंजर्वेशन मिशन का, जो डिसीजन था वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। और बाय ये स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। तो बाई स्कीम में इस स्कीम के तहत इसको नमामि देवी नर्मदे के नाम से आपका इस स्कीम को लॉन्च किया गया। यू में विज़िट देयर वेबसाइट, और आप वेबसाइट पे जाके इसको आप सर्च कर सकते हैं। आप ये वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखिएगा। वेबसाइट है www.narmadadevi.mp.gov.in पे टू लर्न अबाउट इट, और इसके बारे में आप लर्न भी कर सकते हैं। और ज़रूरी ये है कि तो ये जो स्टेप था ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लिया। तो आइए देखते हैं कि ये स्टेप कैसा था और कितनी चीज़ें इस स्टेप में है और ये स्कीम क्यों लाई गई थी। Now let us imagine some important thing. Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have lake, would they have been as attractive as they are today? तो आप इमेजिन करिए कि अगर ये जो प्लेसेस हैं आपका श्रीनगर, नैनीताल और अदर टूरिस्टिस्ट प्लेसेस जो हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर वो किसी लेक के किनारे ना होते, किसी वाटर सिस्टम के किनारे ना होते, तो क्या वो आज के समय में उनकी इतनी इम्पोर्टेंस होती, क्या वो इतने अच्छे होते। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक? क्या आपने इस तरह से रिलेट करके लेक के इम्पोर्टेंस के बारे में समझा। इन मेकिंग ए प्लेस अट्रैक्टिव और द टूरिस्ट, आपने क्या ये सोचा कि क्यों ये टूरिस्टों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्यों हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट, लेक आर आल्सो यूज़फुल टू द ह्यूमन बींग्स इन मेनी वे। तो अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट की बात ना करके आप इसके साथ साथ जो लेक होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही तरीक़ों से। तो चलिए देखते हैं क्या है लेक। लेक ऑफ अ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड द सी, लेक द कैस्पियन एंड डेड आर अराइवल सी।
तो जो लेक का जो लार्ज एक्सटेंट होता है वो सी का निर्माण होता है और वो सी से ही होता है। इंडिया हैज़ मेनी लेक, इंडिया में बहुत सारी लेक हैं। दीज डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन साइज, और ये जो लेक हैं वो अपने साइज में अलग अलग डिफरेंट हैं अपने साइज के हिसाब से, एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, अपनी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। मोस्ट लेक आर परमानेंट, कुछ लेक क्या हैं, परमानेंट हैं। अब परमानेंट लेक का मतलब क्या होता है? परमानेंट लेक का मतलब कुछ लेक ऐसी होती हैं जो रेनी सीजन में सिर्फ बहती हैं, उनका पानी निकलता है, और कुछ लेक ऐसी होती हैं जो हमेशा उसमें से पानी आता रहता है। बेसिकली अगर परमानेंट लेक की बात करें तो परमानेंट लेक वो लेक होती हैं जिनमें हमेशा पानी आता रहता है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेनी सीजन में ही उसमें पानी आए। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ लेक क्या होती हैं रेनी सीजन में ही वाटर कंटेन करती हैं। लाइक द लेक इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एराइड रीजन, तो जो सेमी एराइड रीजन है उनके जो बेसिन की जो लेक हैं वो सारी क्या करती हैं, सिर्फ रेनी सीजन में आपका वाटर कंटेन करती हैं। देयर आर सम लेक विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन एंड ग्लेशियर एंड आइस सीट, वाइल अदर हैव बीन फॉर्म बाय द विंड रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो बाकी जो है वो विंड रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं। द मेन ड्रेनिंग रिवर अक्रॉस द फ्लड प्लेन फ्रॉम द कट ऑफ्स दैट द लेटर डेवलप टू द ऑक्सबो लेक। और अगर स्पाइट की बात करें एंड बार्स फ्रॉम द लगून्स इन द कोस्टल एरियाज़ की बात करें, द चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक एंड द कोलुरु लेक इन दिस रीजन of inland drainage are sometimes seasonal. For the example, सांबर लेक इन राजस्थान which, अब सांबर लेक इन राजस्थान की बात करेंगे। आपने देखा कि ऑक्सबो लेक की हमने बात की, जब फ्लड से, बाढ़ से जब कटाव होता है किसी भी पर्वत का, मिट्टी का, तो वहाँ पे ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है। स्प्लिट एंड द बियर्स ऑफ लगून, और लगून लेक का लगून टाइप जो लेक होती हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है कोस्टल एरिया में, ठीक है। स्प्लिट ऑफ द बियर्स लगून इन द कोस्टल एरियाज, द चिल्का लेक, अब चिल्का लेक की बात करते हैं, एंड पुलिकत लेक एंड कोलुरु लेक इन द रीजन इन इनलैंड ड्रेनेज आर सम टाइम सीजनल। अगर एग्जांपल की बात करें तो सांभर लेक जो राजस्थान में है ये सीजनल लेक में आती हैं। तो सांभर लेक आपकी उसी तरह से साल्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इज़ ए साल्ट वाटर लेक, और ये एक साल्ट वाटर लेक है। इट्स वाटर इज़ यूज़ फॉर प्रोटेक्टिंग साल्ट, और इसका जो पानी है वो नमक बनाने के लिए यूज़ में लाया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन, और इसी तरह से बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक हैं जो हिमालयन रीजन में हैं। दे आर ग्लेशियल ओरिजिन, इन अदर वर्ड they form when glacier dug out the basin which was the later filled snow melt। और ये इसलिए, और ये तब होता है जब स्नो क्या होती है, मेल्ट होती है, और वो आपका ड्रेनेज बेसिन से आप देखेंगे कि जब वो बर्फ़ पिघल के गिरती है तो उसके पानी से ये लेक क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं। विच वॉज लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल्ट। The Wular Lake in Jammu and Kashmir is contrast is the result of the tectonic activity। और उसी तरह आप अगर वोलर लेक की बात करें तो वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, आपका मैंने प्लेट टेक्टोनिक बताया था कैसे आपका प्लेट का मूवमेंट होता है, तो उससे इस लेक का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और ये सबसे लार्जेस्ट जो है फ्रेश वाटर लेक है। एक्टिविटी, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये फ्रेश वाटर लेक है सबसे लार्जेस्ट अगर बात करें, और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। द डल लेक आर भीमताल, नैनीताल, और नैनीताल, लोकताल एंड बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक कौन कौन सी है, तो आपका दाल लेक हो गई, डल लेक हो गई, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकताल और बारापानी आर द सम आर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक। ये सारी सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक हैं ड्यू टू फेल्ड एट
वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखा, वॉल्केनिक एक्टिविटी से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है और आप इमेज में देख भी सकते हैं। और मैं इसको फुल इमेज करके आपको दिखाता हूँ। इसकी फ़ोटो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये इमेज है और आप देखें कि इस लेक का किस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक है जो आपकी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक हो गया। अब इसमें फ्रेश वाटर लेक की बात कर लें कि नैनीताल हो गया, भीमताल हो गया, बारापानी हो गया, ऐसी जितनी भी लेक हैं ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से इरप्ट होती हैं और ये सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर लेक हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, द डैमेजिंग ऑफ द रिवर, और आप देखेंगे कि जो नेचुरल लेक के पार्ट से रिवर क्या होती है, डैमेज किस तरह से होती है। रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ द लेक। तो जो हाइडल पावर का जो आपका प्रोजेक्शन किया जाता है ए पार्ट ऑफ नेचुरल लेक में, वो नदियों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और आप देखेंगे कि रिवर जनरेशन ऑफ द हाइडल पावर हैज़ आल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ द लेक सच एज़ गुरु गोविंद सागर, आपका भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है, ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ की नदियों को बहुत ही आपकी जो है कह रहा है कि डैमिंग की जाती है, ठीक है। तो ऐसी नदियों पे डैमिंग की जाती है, क्योंकि अब डैमिंग करने की बात क्या है कि डैमिंग करने से क्या होता है, यहाँ का जो पानी, अब ऐसी नदियों में क्या होता है, डैम करके आप नीचे की तरफ पानी को गिराया जाता है और वहाँ पे आपके डायनमो लगा के और कुछ इलेक्ट्रिक उपकरण लगा के हम क्या करते हैं, आप बिजली पैदा करते हैं। मेक द लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो आपने देखा कि इस तरह से लेक कितनी तरह की होती है। तो लेक जनरली दो तरह की होती हैं, आर्टिफिशियल लेक एंड नेचुरल लेक। मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक विद द हेल्प ऑफ एटलस, और आप एटलस की मदद से नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कितनी नेचुरल लेक है और कितनी आर्टिफिशियल लेक है। तो इस तरह से आपको डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। और आप देखें कि एक तरह से डैम बना के भी हम लेक के पास इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी तरह से जब ये डैम बनेंगे तभी लाइट होती है। लेक आर ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बींग्स। लेक का जो है बहुत ग्रेट वैल्यू है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो आप देखें कि किस तरह से डैम बनाते हैं हम और बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह बहुत सारे आपके यूजेस हैं, चाहे वो वाटर बेसिन की बात करें या वहाँ पे पानी की बात करें। ए लेक हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर, और लेक क्या करती हैं, हेल्प करती हैं रिवर को फ्लो करने के लिए, वो रेगुलेट करती हैं ड्यूरिंग द हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट प्रिवेंट फ्लूडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इट हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या करती हैं, जो नदी का पानी होता है उसको फ्लो करने में मदद करती हैं और ये मेंटेन रखती हैं फ्लो ऑफ वाटर को। लेक कैन आल्सो यूज़ फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, और इसी तरह से हाइडल पावर को डेवलप करने के लिए लेक का इस्तेमाल किया जाता है। दे मॉडरेट द क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, ये क्लाइमेट और सराउंडिंग को मॉडरेट करती हैं। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, और इसी तरह से हमारे जो इकोसिस्टम है उसको भी ये मेंटेन करती हैं। इन्हेंस द नेचुरल ब्यूटी, और इसके साथ साथ ये एक नेचुरल ब्यूटी का फॉर्मेशन करती है। हेल्प, जैसे आपने टूरिज़म की बात की थी, हेल्प डेवलप टूरिज़म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और इस तरह से आपका टूरिज़म को ये डेवलप करती हैं। तो इनकी सुंदरता इतनी ज़्यादा होती है, यहाँ के आसपास के जो वातावरण है, जो यहाँ के आसपास के जो रीजन है, उनको देख के इतनी सुंदरता यहाँ पे हमको दिखाई देती है। ये इतनी आकर्षक होती है कि ये बहुत सारे टूरिज़म को डेवलप कर रही हैं। तो आपने देखा किस तरह से डैम प्रोजेक्ट भी आपका लेक के पास लगाए जाते हैं, चाहे वो लेक वो आपकी आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। तो आपने देखा कि इस तरह से हम लेक क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है आपके पूरे इकोसिस्टम को। नाउ अगर हम डिस्कस करें रोल ऑफ द रिवर इन इकॉनमी की, इकॉनमी का रिवर का क्या रोल है इकॉनमी में, तो रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। आपने देखा कि जितनी भी सभ्यताएं निर्मित हुई प्रातःकालीन से, आपने देखा कि
आपका एंशियंट टाइम से अगर आप देखें तो पुरातात्विक पार्ट से अगर आप देखें एंशियंट टाइम से आज तक जितनी भी सभ्यताएं हैं जो हमारे पूर्वज थे वो सब नदियों के किनारे, लेक के किनारे ही अपनी सभ्यताओं को उन्होंने निर्मित किया। रिवर्स हैव बीन ऑफ द फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ ए बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज। और इसी तरह जो रिवर्स का वाटर है ये बहुत ही बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है। हमको अपने डेली लाइफ का आज आप देखें कि कोई भी काम करना होता है, खाना बनाने से लेकर साफ़ सफाई तक हमको वाटर की ज़रूरत होती है। इसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, और वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्ट शेल्टर्स फ्रॉम द एंशियंट टाइम। और इसी तरह से आपने देखा, इसीलिए वो लोग जो रिवर्स हैं, जो रिवर्स के किनारे हैं, वो शेल्टर्स को, आदिमानव को, जो पुराने समय के लोग थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़। और वही सेटलमेंट जो है आज एक बिग सिटीज़ के रूप में, बड़े बड़े शहरों के रूप में वो डेवलप हुए हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। अब आपको क्या करना है कि आपको ये सोचना है, यानी आपको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से शहर आपके जो हैं वो नदियों के किनारे आपके डेवलप हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो इकॉनमी का जो रोल है लेक का, वो कितना इम्पोर्टेंस है। और एंशियंट टाइम से ये इम्पोर्टेंस आपकी ह्यूमन बींग्स के लिए है फॉर द एसेंशियल रिसोर्सेज एंड एसेंशियल वर्क। ओके, now using the rivers of irrigation, navigation, hydropower generation is the special significance। और इस रोल में जो मैंने बताया उसमें आपका इरिगेशन की अगर बात करें, सिंचाई की बात करें, नेविगेशन की बात करें, और हाइड्रो पावर की अगर बात करें जो बिजली पैदा करने के लिए बेसिकली लगाए जाते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन ऑफ द स्पेशल सिग्निफिकेंस, और ये सबसे स्पेशल सिग्निफिकेंस है, और ये सबसे स्पेशल सिग्निफिकेंस है, उनका महत्व है। सिग्निफिकेंस मतलब महत्व होता है, पार्टिकुलरली टू द कंट्री लेक इंडिया। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में लेक की बात करें, वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर रिसोर्स ऑफ द लिवलीहुड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और आपको पता चलेगा कि जो लेक के किनारे और छोटी छोटी नदियों के किनारे जो गांव डेवलप हैं, बेसिकली जो उनकी जो पॉपुलेशन है जो कृषि करती है, वो इन्हीं लेक पे क्या करती हैं, डेवलप होती हैं। इन्हीं के पानी से वो सिंचाई करती हैं। ठीक है, और इन्हीं के वाटर का इस्तेमाल करती हैं अपने डेली रिसोर्सेज के लिए। नाउ अगर हमने बात कर दी रिसोर्सेज की और हमने सिग्निफिकेंस की बात की, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी काम करने में पोल्यूशन होता है। जब बेसिकली जब इंसान उस काम में जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तब उसमें पोल्यूशन होता है। तो हम रिवर पोल्यूशन की बात करेंगे। द ग्रोविंग डोमेस्टिक, ठीक है, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डैमेज फ्रॉम द वाटर रिवर नेचुरली इफेक्ट बाय द क्वालिटी ऑफ वाटर। और आप देखेंगे कि जितनी भी कंपनियां डेवलप हुई हैं जो नदियों के अगल बगल के इलाकों से हैं, या आप देखेंगे कि जितनी भी ऐसी फैक्ट्रियाँ, म्यूनसिपल जो कचरा है और जितनी भी डोमेस्टिक कचड़े जो हैं वो सब कंपनियां या कोई भी आपकी नालियों के सहारे जो है वो नदियों को नालियों से जोड़ दिया गया है, जिससे वो सारा कचरा क्या होता है बह के नदियों में जाता है, लेक में जाता है, जिससे जो वाटर है वो क्या होता है पॉल्यूटेड हो जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो दिस इज़ द क्वेश्चन पिकअप ऑन द माइंड, व्हाट इज़ द वाटर पोल्यूशन टू इंक्लूड व्हेन इंक्लूडिंग अनवांटेड थिंग। जब कोई अनवांटेड थिंग वाटर में मिल जाती है जो वाटर के लिए सूटेबल ना हो, तब वहाँ पे क्या होती है, वाटर पोल्यूटेड हो जाती है। जैसे आप बात करेंगे पेपर मिल्स के निकले कचड़े की बात करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें, इसी तरह से आप देखें कि जब तक हम फ्री घूम रहे थे तब तक कितना सारा पोल्यूशन था, लेकिन जब हमने लॉकडाउन की वजह से या अपनी इसेंशियल सर्विसेज को कम कर दिया, बाहर जाना बंद कर दिया, आपने देखा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ तो कितनी साफ़ नदियाँ हो गई, सारा पर्यावरण कितना साफ़ हो गया। और आप देखेंगे कि उसी की वजह से आज कितनी बारिश हो रही है, और नेचर के साफ़ होने पे, नेचर के स्वच्छ होने पे भी हमको घाटा हो रहा है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोगों का आना जाना, कहीं भी आप उत्तर प्रदेश के इलाकों में देख लीजिए, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि वहाँ पे आना जाना सब कुछ बंद हो चुका है।
तो इनकी रोकथाम के लिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP की स्थापना की गई। आप देखेंगे अगर आपसे पूछे कि अगर एग्ज़ाम में एक नंबर के लिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ NRCP, देन नेशनल रिवर कॉरपोरेशन प्लान, अगर वो ऑप्शन में है तो वो आपका सही होगा। द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम, और ये क्या है, एक रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम है इन द कंट्री वॉज इनिशिएटेड विथ द लॉन्चिंग ऑफ द गंगा एक्शन प्लान। और ये बेसिकली आपका गंगा एक्शन प्लान के लिए ये लॉन्च किया था। लेकिन आप देखिए आज कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से गंगा भी एकदम साफ़ हो गई, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन 1985 द गंगा एक्शन प्लान वॉज एक्सप्लेंडेड टू द कवर ऑफ द रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP इन ईयर 1995। और ये जो है 1995 में ये चालू किया गया गंगा रिवर प्लान के, गंगा एक्शन रिवर प्लान के साथ। ठीक है, तो आप देखें कि गंगा रिवर एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च किया गया और 1995 में आपका NRCP यानी रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम आपका जो है ये लॉन्च किया गया। तो ये बेसिकली गंगा रिवर को साफ़ करने का था। लेकिन आप देखेंगे कि ड्यूरिंग लॉकडाउन जब ये सारी चीज़ें कंपनी वगैरह सारी बंद हुई तो गंगा अपने आप साफ़ दिखाई पड़ी और गंगा साफ़ हो गई। उसमें ना कोई खर्च लगा, ना कुछ भी, कोई भी बजट नहीं लगा। तो सोचने की बात यह है कि अगर कहीं भी पोल्यूशन हो रहा है, यानी पोल्यूशन हो रहा था, तो वो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा था। और जब हमने अपनी जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं उसको गंगा में डालना या किसी भी तरह से, चाहे वो लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, आपका गंगा में ऐसी चीज़ें जानी बंद हो गई तो गंगा आपकी पूरी तरह साफ़ हो गई। तो इस तरह से हमको चाहिए कि हम कभी भी वाटर को पोल्यूटेड ना करें। द NRCP इज़ इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। और NRCP जब लाया गया तब NRCP की जो पहल थी उसने क्या किया, वाटर रिवर को क्वालिटी को इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करने पे काम किया। विच आर द मेजर वाटर रिसोर्सेज इन द कंट्री थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोल्यूशन एंड एब्स्टेंक्ट वर्क। और ये जो वर्क है आप यहाँ पे nrcd.nic.in पे भी देख सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। और इसका रिज़ल्ट क्या निकला, रिज़ल्ट मोर वाटर इज़ बिगिनिंग ड्रेनेज आउट ऑफ द रिवर्स reducing their volume. On the other hand, a heavy load of the untreated sewage and industrial influents are emitted into the rivers. और ये जो rivers में heavy आपका सेवेज जाने वाला था, जितना भी कचरा था वो जाता था, उसको उस पर रोकथाम की गई। एंड हैवी लोड ऑफ अंडर ट्रीटेड सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस आर इपिटेड इनटू द रिवर्स। दिस इफेक्ट इज़ नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ वाटर, इसने सिर्फ वाटर की क्वालिटी को चेंज नहीं किया बट लेकिन आल्सो द सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। और रिवर की जो सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी है, जैसे आप सेल्फ क्लीनिजिंग कैपेसिटी क्या होती है, जब रिवर क्या होती है उसमें ताकत हो जाती है कि वो अपने साफ़ करे। जब आपने देखा कि जब उसमें खुद की एक कैपेसिटी, जैसे अभी रिवर में कैपेसिटियाँ आ गई हैं, जितने भी इन्वायरमेंट है, ओजोन लेयर है, सारी चीज़ें आपकी सही हो चुकी हैं क्योंकि हमने अपना काम करना बंद कर दिया है। दिस इफेक्ट नॉट ओनली टू क्वालिटी ऑफ रिवर बट सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर आर improved. For the example, given the adequate stream flow, the Ganga water is able to dilute and assimilate population loads within 20 lakhs of the large city, but the increasing urbanization और इस तरह से आपने देखा कि 20 किलोमीटर ऑफ द लार्ज सिटी को गंगा ने ऑर्गेनाइज किया। But the increasing urbanization and industrialization do not allow to the happen, and the population level of many rivers has been rising. Concern other rising pollution in our rivers led to the launching of the various action plan. और रिवर में आपका अनवांटेड सेवेज जाने के लिए, इसको रोकथाम के लिए बहुत सारे एक्शन लिए गए। कंसर्न ओवर द राइजिंग पॉपुलेशन इन आवर द रिवर्स लेड द लॉन्चिंग एंड वेरियस एक्शन प्लान to clean the rivers. Have you heard about such action plan? How does our health get affected by the polluted river water? और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़रूरी था ये कदम लेना, क्योंकि अगर
हमारा वाटर ही पोल्यूटेड रहेगा तो हमारी हेल्थ कैसे सही रह सकती है। थिंक अबाउट लाइफ ह्यूमन बींग्स विदाउट द फ्रेश वाटर। और आप सोचिए कि जब फ्रेश वाटर होता है हमारा वाटर फ्रेश रहेगा और सिर्फ वाटर के फ्रेश होने से हमारी लाइफ बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी। अरेंज द डिबेट ऑन द टॉपिक इन दिस क्लास। और आप जब भी किसी के साथ बैठें, अपने कज़िन के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिबेट ऑफ दिस टॉपिक। आपको इस पे डिबेट करना चाहिए। और मैं भी आपकी जब स्कूल्स खुल जाएंगे तब मैं इन चीज़ों पर डिबेट कराऊंगा एंड उसमें हम देखेंगे कि क्या आपका क्या व्यू रहा और आपने क्या किया, क्या काम किया अपने अगल बगल के वाटर सेविंग को, वाटर पार्ट को साफ़ रखने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी हमने की। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। हमारी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी इसी तरह से। और इसी तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, आप देखेंगे। आप इस चैप्टर से जितनी भी रिलेटेड क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं सुबह से ही सोच रहा था कि मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं, क्योंकि आज यूपी में, पूरा यूपी लॉकडाउन है और बाहर जाने पे लाठियां पड़ रही हैं, तो इसलिए